हम लोग इस वीडियो में जीव विज्ञान के पहले नंबर चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में और इस वीडियो के अलावा जो भी वीडियो आएगा जैव प्रक्रम चैप्टर से संबंधित उन सारे वीडियो हम आपको केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे, वैसे क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आप मानकर चलिए कि सारे क्वेश्चन गैस क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपकी किताब में जैव प्रक्रम चैप्टर से संबंधित जितने सारे प्रश्न दिए हुए हैं तो पीछे के 2-3 में हम आपको उन सारे प्रश्नों का उत्तर हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। यदि आप किताबों के सारे प्रश्न के उत्तर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक प्रश्न का उत्तर बताते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आगे के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान के बारे में। चूँकि हम लोग जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लें कि जीव विज्ञान होता क्या है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, जीव विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग संक्षिप्त में यहाँ पर जान लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जीव विज्ञान होता क्या है। जीव विज्ञान का परिभाषा क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जीव विज्ञान में सिर्फ और सिर्फ जीव जंतु और पेड़ पौधे के बारे में ही अध्ययन किया जाता है, इसलिए हम लोग जीव विज्ञान का परिभाषा लिखेंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। अब देखेंगे अगला नंबर पॉइंट है कि जीव विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जनक कहने का मतलब होता है कि जीव विज्ञान का पिता और जंतु विज्ञान का पिता दोनों अरस्तु को ही कहा जाता है, ध्यान रखिए। उसके बाद अगला पॉइंट है कि बायोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है। बायोलॉजी जिसका मतलब होता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का अंग्रेजी शब्द होता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी शब्द है यह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब कौन है वो 2 शब्द जिससे बायोलॉजी का निर्माण हुआ है बायोस और दूसरा होता है लोगोस। तो बायोस और लोगोस यही 2 शब्द है ग्रीक भाषा के जिनको मिलाकर के बायोलॉजी शब्द को बनाया गया है, जिसमें बायोस का मतलब होता है लाइफ जिसको हिंदी में जीवन बोलते हैं, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी जिसको हिंदी में अध्ययन बोलते हैं। तो कहने का मतलब हुआ यदि हम लोग बायोस और लोगोस के अर्थ को मिला दें, जीवन और अध्ययन को मिला दें, कहने का मतलब हुआ जीवन के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। इसी चीज़ को हम लोग अंग्रेजी में लिखेंगे द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी, यानी कि जीवन के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है लिखा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने 1801 ईस्वी में किया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने 1801 ईस्वी में किया था। तो यही इतना इंट्रोडक्शन था, इतना बेसिक जानकारी था बायोलॉजी के बारे में जो कि हम आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे जो मुख्य आपका जो पार्ट है या जो चैप्टर है जैव प्रक्रम जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है लाइफ प्रोसेस, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इनमें से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सारे प्रश्नों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखें। सजीव में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, कौन कौन से सजीवों के प्रमुख लक्षण हैं उसके बारे में लिखना है। हमें लगता है कि करीब करीब आप सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर मालूम होगा कि सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि सजीवों के प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है कि सजीव जो होते हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हो। अगर सजीव है तो वह भोजन ग्रहण करेंगे, इसलिए सबसे पहला लक्षण होगा कि सजीव भोजन ग्रहण करते हैं।
दूसरा है कि सजीव सांस लेते हैं, जीव जंतु भी सांस लेते हैं और पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। जीव जंतु ऑक्सीजन गैस से लेते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। चलिए अगला होता है कि जो सजीव होते हैं वह उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा होता है कि जो सजीव है वह वृद्धि करते हैं और उसके बाद सबसे लास्ट होता है कि जो सजीव होते हैं वह गति करते हैं। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यह 5 लक्षण होते हैं जो सजीव में पाए जाते हैं। पहला भोजन ग्रहण करते हैं, दूसरा सांस लेते हैं, तीसरा उत्सर्जन करते हैं, चौथा वृद्धि करते हैं और पांचवा जो होता है वह गति करते हैं। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है जैव प्रक्रम क्या है। जैव जो है यह आपके चैप्टर का अभी नाम है, तो इसी के बारे में पूछ रहा है कि जैव प्रक्रम क्या है। तो यह क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा लघु उत्तरीय प्रश्न में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए इसका जवाब हम लोग जानेंगे कि जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है जैव प्रक्रम कहलाती है। आप लोग ध्यान से इस परिभाषा को देखिएगा और समझिएगा। जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे कौन कौन सा कार्य करता है, जिसमें पोषण हो जाता है, शोषण हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है इत्यादि। जैव प्रक्रम परिभाषा और उदाहरण आप लोग याद रखिएगा। जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है जैव प्रक्रम कहलाती है, जैसे पोषण, शोषण, उत्सर्जन इत्यादि। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि प्रकृति के आधार पर परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति के आधार पर जो परपोषण है वह कितने प्रकार का होता है। इसका आंसर हो जाएगा कि प्रकृति के आधार पर परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, या फिर प्रकृति के आधार पर परपोषण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है परजीवी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परजीवी के बारे में कि परजीवी पोषण क्या होता है। तो हम लोग परजीवी पोषण का परिभाषा देखेंगे कि 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध, ठीक है, जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होता है, उसी को हम लोग परजीवी कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि होता है। तो यह कैसे संभव है कि एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि हो रहा है। इसका कहने का मतलब हम आपको उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है भैंस और जोग, ठीक है। जोग जो होता है यहाँ पर परजीवी प्राणी होता है। कहने का मतलब कि जोग अपना भोजन खुद तैयार नहीं करता, बल्कि वह क्या होता है कि जब भैंस या मवेशी जो होता है, भैंस या फिर किसी प्रकार का कोई भी मवेशी जब उसको पानी में धोते हैं तो जोग पानी में रहता है, वह भैंस के शरीर के साथ चिपक जाता है और चिपक कर क्या करता है, वह भैंस के शरीर से खून चूसना शुरू कर देता है। तो यह जो जोग हो गया है वह भैंस का खून चूस रहा है। यहाँ पर जोग को तो लाभ हो रहा है लेकिन भैंस को हानि हो रहा है। इसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है दूसरे जीव को हानि होता है, उसी को हम लोग परजीवी कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं भैंस और जोग। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो परजीवी होते हैं वह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो परजीवी होते हैं वह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाह्य परजीवी और दूसरा होता है अंत परजीवी। तो बाह्य परजीवी क्या होता है और अंत परजीवी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अब विस्तार से जानेंगे कि बाह्य परजीवी किसे कहते हैं और अंत परजीवी किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाह्य परजीवी। हम लोग बाह्य परजीवी में देखेंगे कि परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है। आप लोग ध्यान से समझिएगा कि परजीवी का वह रूप जिसमें कोई भी जीव होता है जो किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है। बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करने का मतलब समझिए यहाँ पर उदाहरण के द्वारा, जैसे जो मच्छर हो गया, वह मच्छर क्या करता है कि जब रात में आदमी सोया हुआ रहता है तो उसके शरीर से वह खून चूसता है। तो शरीर के अंदर घुस करके तो खून नहीं चूसता है, वह शरीर के बाहर से ही वह खून चूसता है। उसी प्रकार से जू हो गया,
यानी कि जो माथे पे जूं पाया जाता है बालों के बीच, वह जूं भी क्या करता है, मानव के शरीर से खून चूसता है। वह शरीर के अंदर से तो नहीं चूसता है, बाहर से ही खून चूसता है। खटमल हो गया, रात को आप जब सोने जाते हैं तो वह आपके बिस्तर पे घुसा हुआ रहता है और आपके शरीर से वह खून चूसने लगता है। तो ये जितने भी सारे प्राणी हो गए, जीव जंतु हो गए, वह क्या करता है कि दूसरे जीव के बाहरी भाग से वह अपना पोषण प्राप्त करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बाह्य परजीवी। नाम से ही आप लोगों को याद रखिएगा, इसे बाह्य परजीवी मतलब बाहरी परजीवी, ठीक है, जो बाहर से अपना पोषण प्राप्त करे उसे हम लोग बाह्य परजीवी कहते हैं। तो बाह्य परजीवी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसका उदाहरण भी ध्यान रखिएगा। जूं हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा, खटमल हो जाएगा इत्यादि। के बाद दूसरा नंबर हम आपको बताएं कि एक बाह्य परजीवी होता है और दूसरा होता है अंतःपरजीवी। तो बाह्य परजीवी कहने का मतलब हुआ था कि बाहर से अपना पोषण प्राप्त करे, लेकिन अंतःपरजीवी कहने का मतलब हो जाता है कि दूसरे जीव के, ठीक है, या फिर किसी दूसरे के शरीर के अंदर होकर अंदर घुस करके वह अपना पोषण प्राप्त करता है, उसको हम लोग बोलते हैं अंतःपरजीवी। तो इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि परजीवी का वह रूप जिसमें किसी दूसरे जीव या शरीर के अंदर से अपना पोषण प्राप्त करता है, अंतःपरजीवी कहलाता है। अब कौन कौन से ऐसे जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर घुस करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो उसमें हो जाता है फीता कृमि, गोल कृमि, हुकवर्म, टैपवर्म, एंटीएमीबा, हिस्टोलिटिका इत्यादि। ये सभी जो जीव होते हैं वह दूसरे जीवों के शरीर के अंदर घुस करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए इन सारे जीवों को अंतःपरजीवी के अंतर्गत रखा गया है। तो आप लोग बाह्य परजीवी और अंतःपरजीवी दोनों को ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब देखिए, हम आपको बताए थे कि जो परपोषण होता है उसके 3 भाग होते हैं। पहला तो आपको बताए थे परजीवी, उसके बाद दूसरा हम आपको बता रहे हैं मृतोजीवी होता है। आप ध्यान रखिएगा, 3 परपोषण के बारे में बताए थे। पहला बताए थे परजीवी, दूसरा यहाँ पर होता है मृतोजीवी और तीसरा होता है प्राणी संपोषी। तो तीनों को ध्यान से याद रखिएगा। सबसे पहले नंबर के बारे में हम आपको बता दिए हैं कि 2 प्रकार का होता है, बाह्य परजीवी और अंतःपरजीवी। दूसरा नंबर जो होता है आपका नाम है मृतोजीवी। मृतोजीवी नाम से ही आप इसका डेफिनेशन याद रख सकते हैं। मृतोजीवी कहने का मतलब होता है कि पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले या फिर मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, इसको मृतोजीवी कहा जाता है, ठीक है। मृतोजीवी का आप लोग परिभाषा याद रखिएगा कि पोषण का वह रूप जिसमें कोई भी जीव अपना पोषण सड़े गले पदार्थों से या फिर मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मृतोजीवी। इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, तो इसके अंतर्गत जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया इत्यादि। यही सब जो जीव आते हैं वह मृतोजीवी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट होता है प्राणी संपोषी, जिसमें मानव भी आते हैं। मानव भी एक प्रकार का प्राणी संपोषी जीव है, इसलिए प्राणी संपोषी का परिभाषा हम लोग देखेंगे कि पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थों के रूप में प्राप्त करता है, तो वह प्राणी संपोषी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत आ जाते हैं मानव और मेढक इत्यादि। तो मानव और मेढक के बारे में अगर पूछा जाए कि वह किस प्रकार का प्राणी है, तो आपको बताना है कि वह प्राणी संपोषी है। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। यहाँ से आपको हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताएंगे। अभी आप मानव के बारे में और जीव जंतु के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ से आपको पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना है। तो बात कर रहे, यदि हम प्रकाश संश्लेषण की तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है इसका उपयोग पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करते हैं। लेकिन एक बात और इसमें है कि प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वो तभी होगी जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहेगा। बिना सूर्य के प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक जरूरी है। तो आपसे क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। इस बात को आपको प्रमाणित करना है।
इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें हम लोग प्रयोग के माध्यम से सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण एक जटिल जैव प्रक्रिया होती है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह एक प्रकार का जटिल जैव प्रक्रिया होती है जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करती है। अभी हम आपको बताएं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी हो सकती है जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहे, यानी कि सनलाइट उपस्थित रहे, तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सकती है। तभी पेड़ पौधे अपना भोजन बना सकते हैं, अन्यथा बिना सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण वह जटिल प्रक्रिया है जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। पौधों के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा को, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वह लेता है तो सूर्य के प्रकाश हो गया तो वह प्रकाश ऊर्जा हो गया। तो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कि जो पेड़ पौधे होते हैं वह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण की सभी क्रियाएं वर्ग में संपन्न होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे यह पूछ सकता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह कहाँ संपन्न होती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है वह हरित लवक में संपन्न होती है, जिसमें वसा हो जाता है, प्रोटीन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, क्लोरोफिल हो जाता है इत्यादि पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं हरित लवक में संपन्न होती है, जिसमें क्या पाया जाता है हरित लवक में, तो हरित लवक में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोफिल इत्यादि पाया जाता है। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रासायनिक सूत्र होता है प्रकाश संश्लेषण का, जो बहुत महत्वपूर्ण भी होता है, इसलिए आप इसे ध्यान से याद रख लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसी सूत्र के द्वारा जो होता है पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब ये मत समझ लीजिएगा कि सूत्र का प्रयोग करते हैं उसके बाद ही भोजन बनाता है। इसमें आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि किस प्रकार से कैसे अभिक्रिया होती है कि पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। देखिए, आपको रासायनिक सूत्र इस तरह से दिया हुआ रहेगा कि 6CO2 + 12H2O, ठीक है, 6CO2 + 12H2O, लेकिन दोनों मिलकर के अभिक्रिया तभी करेगा जब सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों उपस्थित रहेगा। बिना सनलाइट और बिना क्लोरोफिल का हम आपको बताएं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है, इसलिए 6CO2 + 12H2O और साथ में सनलाइट और क्लोरोफिल रहना चाहिए, तभी अभिक्रिया होगा, बनाएगा C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। यह प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसका यह रासायनिक सूत्र होता है, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। यह एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन तो हो गया जिसमें आपसे पूछ रहा था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन उसमें पूछ रहा है कि आपको यह प्रमाणित करना है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से हम लोग एक प्रयोग के माध्यम से इस बात को प्रमाणित करेंगे, सिद्ध करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रयोग को प्रमाणित करने के लिए हमें सबसे पहले सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। वह सामग्री हो गया सूर्य का प्रकाश, दूसरा हो गया क्लोरोफिल, उसके बाद खनिज लवण और CO2 गैस। यह तो आवश्यक कच्चा सामग्री हो गया। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे, आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा कि किस प्रकार से इसे सिद्ध करेंगे। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए प्रमुख सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, जो सामग्री का लिस्ट आपके नीचे यहाँ पर दिया गया है। इस प्रयोग के लिए मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए हमें कौन कौन से सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहला नंबर की आप जो ज़रूरत पड़ेगी वह है गमला में लगा हुआ एक स्वच्छ पौधा। गमला में लगा हुआ एक स्वच्छ पौधा आपको लेना है। उसके बाद आपको एक
आपको एक काला कागज़ लेना है और एक क्लिप लेना है, जिसकी सहायता से हम काले कागज़ को उसके ऊपर रख कर साँट सके। उसके बाद आपको स्पिरिट लैंप और माचिस लेना है। स्पिरिट लैंप का काम होता है कि आग जलाना, जिसको कि बर्नर भी बोलते हैं। तो आपको एक स्पिरिट लैंप लेना है और माचिस लेना है। आप उसके बाद आपको एक बीकर लेना है और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको एक अल्कोहल और आयोडीन का घोल लेना है। इतना सामान को आपको लेना पड़ेगा। इतना सामान आपके पास रहना चाहिए, तभी आप इस प्रयोग को सिद्ध कर पाएंगे। आपको एक पौधा, उसके बाद एक काला कागज़, उसके बाद एक बर्नर जिसको स्पिरिट लैंप बोलते हैं वह रहना चाहिए। उसके बाद एक बीकर और अल्कोहल और आयोडीन का घोल। चलिए अब इन सभी चीज़ों की सहायता से हम लोग किस प्रकार इस प्रयोग को सिद्ध करेंगे हम लोग देखेंगे आगे यहाँ पर से। तो सबसे पहले हम लोग विधि देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इस प्रयोग को सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए, हम आपको बताए थे कि गमले में लगा हुआ एक पौधा लेना है। गमले में लगे हुए पौधे को 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देंगे, ताकि जो उसकी पत्ती है वो स्टार्च रहित हो जाए। उसकी जो पत्ती है उससे स्टार्च गायब हो जाएगा, क्योंकि इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए आपको पत्ती से स्टार्च को गायब करना पड़ेगा। और स्टार्च गायब कैसे होगा, इसके लिए आपको पौधे को 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देंगे, जहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच सके। उसके बाद दूसरा नंबर है कि पत्ती को काला कागज़ सीए की सहायता से ढक देंगे। काला कागज़ के बारे में हम आपको बताए थे कि आपको एक काला कागज़ लेना पड़ेगा। काले कागज़ की सहायता से हम लोग पत्ती को ढक देंगे, ताकि उस पत्ती पर थोड़ा सा भी रोशनी ना जा पाए। तो आपको 2 प्रोसेस यहाँ तो हो गया। 2-3 दिन के लिए पौधे अंधेरे कमरे में रखेंगे और उसके पत्ती को हम लोग काले कागज़ से ढक देंगे। के बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद गमला में लगा हुआ पौधे को 3-4 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे। ठीक है, गमले में लगे हुए पौधे को 3-4 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे। जो गमला आप 3-4 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रखे थे, काले कागज़ से ढके हुए थे, उसी गमले को निकाल कर धूप में रख देंगे। लेकिन ध्यान रखना कि जो काला कागज़ लगाए हुए थे उस काला कागज़ को हटाना नहीं है। उस काले कागज़ के साथ ही मतलब कि ढका हुआ रहना ही चाहिए। आप उस धूप में रख देंगे कितने देर के लिए, 3-4 घंटे के लिए। उसके बाद आपको जो प्रोसेस होगा, 4 घंटे में धूप में रखने के बाद आप पत्ती को तोड़ कर जल से भरा बीकर में डाल देंगे। एक बीकर लेंगे जिसमें जल भर लेंगे और उस पत्ती को तोड़ करके उस जल वाले बीकर में हम लोग पत्ती को डाल देंगे और डाल करके क्या करेंगे, उसमें अल्कोहल मिला देंगे। आपको हम बताए थे कि अल्कोहल और आयोडीन का घोल लेंगे। तो क्या करेंगे, उस पत्ती को बीकर में डालेंगे जल से भरे हुए बीकर में। उसमें हम लोग अल्कोहल मिला देंगे और फिर उसको हम गर्म करना शुरू कर देंगे। आपको हम एक स्टेप बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में बता रहे हैं। आप लोग इसे समझिएगा ध्यान से, क्योंकि यह जो प्रयोग है आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिएगा। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आप यदि इसे समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आप 5 नंबर आपकी एग्ज़ाम में कन्फर्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। आपका 5वां स्टेप है, यानी कि पत्ती को निकाल करके साफ पानी से धो लेंगे। पत्ती को हम लोग बाहर निकाल देंगे। जो गर्म पानी अल्कोहल मिला हुआ था उससे हम लोग पत्ती को बाहर निकाल करके उसे अच्छे से साफ पानी से धो लेंगे। उसके बाद आपका क्या है, 6ठा नंबर, कि अब इस पत्ती पर आयोडीन घोल डालेंगे। और जब हम लोग आयोडीन का घोल डालेंगे, उस पत्ती के ऊपर डालेंगे, तो हम लोग क्या पाएंगे। तो देखिए, जैसे ही हम लोग उस पत्ती पर आयोडीन का घोल डालते हैं तो हम लोग पाते हैं कि जो भाग ढका हुआ था, यानी कि काले कागज़ से ढका हुआ भाग था, वह काला नीला ना हो करके सफ़ेद ही रह गया। ठीक है, भाग काले कागज़ से ढका हुआ था वह नीला नहीं हुआ, बल्कि वह सफ़ेद हो गया। और जो भाग शेष काला नीला हो गया, मतलब कि जो भाग ढका हुआ नहीं था वह काला नीला हो गया। जो ढका हुआ और जो नहीं ढका हुआ था, जो पत्ती का रंग है वह 2 भागों में बट गया। एक सफ़ेद हो गया आधा भाग, और जितना ढका हुआ नहीं था वह काला नीला हो गया। कहने का मतलब आप इस फिगर के द्वारा समझिए। जैसे यहाँ पर पत्ती है, तो देखिए पत्ती में यहाँ में से 2 भाग में बांट गया है। एक साइड के तरफ काले कागज़ से ढका हुआ था और दूसरे साइड काले कागज़ से नहीं ढका हुआ था। तो जिस तरफ काले कागज़ से ढका हुआ था उस तरफ पत्ती का रंग सफ़ेद हो गया, और जिस तरफ नहीं ढका हुआ था उस तरफ पत्ती का रंग काला नीला हो गया।
आपको इतना लिखने के बाद यह फिगर बनाना पड़ेगा। नीचे यहाँ पर एक स्टैंड लिया गया है, इसके नीचे आपको बर्नर से आग लगाना है। बीकर देख रहे हैं पानी और अल्कोहल मिला हुआ है। इसमें आपको पत्ती को पहले गर्म करना है, उसके बाद बाहर निकाल करके आपको यहाँ पर उस पर आपको आयोडीन का घोल डालना है। एक बीकर में हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे, इसका यहाँ पर एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। इतना करने के बाद हम लोग इसका अब रिजल्ट देखेंगे, इस प्रयोग से क्या सिद्ध होता है। तो हम आपको अभी ऊपर में बताया कि आधा पत्ती का रंग बदल जाता है और आधा सफ़ेद हो जाता है और आधा काला नीला हो जाता है। तो इस प्रयोग से यही सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। जो ये फ़ोटो आप यहाँ पर बनाए हैं, इसे फ़ोटो के नीचे लिख दीजिएगा कि अतः इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। बस यदि आप इतना लिख देते हैं तो समझिएगा कि आपको पाँच में से 5 नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि 5 में से कोई आपको 4 देगा। तो आप यदि इतने अच्छे से लिखते हैं तो आपको 5 का 5 नंबर मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। अभी हम आपको ऊपर बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इस बात को साबित करना है, यहाँ पर साबित करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, जिसे कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मतलब कि हम लोग इस क्वेश्चन के आगे जितने सारे क्वेश्चन हैं बचे हुए हैं, इसे हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पूरी बात आपको समझ में आ गई हो, तो आप वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।